सभी का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड नंबर 3 ऑफ ड्रेसिंग रूम की बातें। ये समय हम सब के लिए संघर्ष भरा है। और हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इस संघर्ष में जूझ रहे हैं हमारे लिए। दोस्तों, आज के ये एपिसोड का सूत्र संचालन हमारे ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज के जनरल सेक्रेटरी सौरव रवालिया जी करेंगे। तो सौरव जी, आई विल हैंड ओवर द फोरम टू यू। थैंक यू। Thank you. Deepak ji, thank you. Hello everybody. Good evening. Good evening. And for today's meeting for dressing room ki batein, I would like to welcome our new guest of honor, Mr. Abdul Manan Masood from Afghanistan. I think he is a coach of physio. He is physio of Afghanistan cricket team, and now director of physically challenge cricket in Afghanistan. I would like to welcome also Kashmira ma'am. Welcome. Thank you. Brijesh sir. Thank you. Welcome Anil Jodekar sir. Very shortly, Sulakshan Kulkarni sir and Prasad Desai will join this meeting. No, I think I'm already there. Oh sir, sorry sir. मैंने देखा नहीं था. So welcome Prasad sir. Welcome Prasad sir. Yes. Thank So you. I would like to start this meeting with Masood ji. Masood जी, प्लीज आप ये फिजिकली चैलेंज क्रिकेट का अफगानिस्तान टीम का जो जर्नी था उसके बारे में आप थोड़ा बताएं और को थोड़ा गाइड करें कि ये क्रिकेट हम लोग आगे कैसे ले जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरोज जी, पहले तो आपको और आपके सारे देखने वालों को, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सरब जी, जैसे आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने वाडेकर ने जो इंडिया में क्रिकेट 3D का शुरू किया था, तो अफगानिस्तान में 2012 से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब हम तकरीबन 2009 से काम कर रहे हैं एज अ फिजियो, में नेशनल टीम के साथ, 19 के साथ और ए टीम के साथ रह चुका हूँ और ऐसे डोमेस्टिक में भी रह चुका हूँ। तो 2012 में हमने डिसेबल के लिए एक ट्रेनिंग कैंप अरेंज किया था। हमारे जो नेशनल टीम के फॉर्मर कैप्टन थे रईस अहमद ज़ई, उनका एक एनजीओ है जो क्रिकेट प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं स्कूलों में और जो मतलब दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर हमारे पास लड़के आए थे जो दिव्यांग थे, डिसेबल थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग हमारे लिए क्यों कुछ नहीं करते। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्रिकेट खेलते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, नॉर्मल के साथ खेलते हैं। तो फिर 2012 में हमारे सीईओ डॉक्टर हामिद शिनवारी थे, उनके साथ मैंने ये बात डिस्कस किया और उनसे मैंने कहा कि भाई जैसे हम लोग सोचते हैं और कहते हैं कि हमारे ह्यूमैनिटी में डिसेबल का भी राइट्स होते हैं और राइट्स हैं, तो क्यों ना ये लड़के बार बार मुझे फ़ोन भी करते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट में ये लोग। और मैंने उस वक्त सर्च किया था कि इंडिया में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में और श्रीलंका था, पता नहीं कौन सा एक कंट्री था, वहाँ पे दिव्यांग का या डिसेबल का जो क्रिकेट था वो खेले जाते थे, उनके एसोसिएशन थे। तो फिर इन्होंने, जो हमारे सीईओ थे, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल आप ऐसा कर ले कि आप इन लोगों को इनवाइट कर ले और इनका एक ट्रायल ले ले और उसके बाद आप लोग टीम सेलेक्ट कर ले, देखते हैं अगर इंटरनेशनल ना हुआ तो नेशनल लेवल पे इनके लिए कुछ फैसिलिटी मुहैया कर देंगे। वो था कि 2012 में हमने फिर एक अनाउंसमेंट किया अपने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेज से और वहाँ पे जो था तकरीबन लगभग 50 प्लेयर्स आए थे और 50 प्लेयर से हमने ट्रायल लिया। फिर उनके लिए हमने एक टीम जो था वो सेलेक्ट करके उनके लिए फिर कैंप हमने अरेंज किया। इस दौरान कुछ लगभग 1 मंथ गुजर गया था कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन, जो अंसारी साहब उसे चलाते हैं, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि भाई आप लोगों का भी डिसेबल क्रिकेट है और हमारा भी अभी एक डिपार्टमेंट क्रिकेट बोर्ड पे बना हुआ है जो डिसेबल को देखते हैं, अगर हम लोग आपस में एक सीरीज खेले। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा नहीं था, बहुत ही कम था, क्योंकि उनके साथ में इनका जो खेल था, इनका जो खेलना था, ये मैंने नहीं देखा था। बट
उनके साथ कैंप में टाइम गुजार के हमारे जो नेशनल टीम के फॉर्मर प्लेयर थे, सईद भाई जो आजकल 19 के साथ कोच थे, ये हमारे साथ, मैंने इनको एज अ कोच नॉमिनेट किया और हमारे साथ कैंप में था। तो फिर हमने पाकिस्तान का पहला विजिट किया 2012 में। हम गए थे अक्टूबर नवंबर में, अब भूल चुका हूँ। तो इस टाइम में हम गए थे, वहां पे हम खेले। बट हमारी सिलेक्शन भी ऐसे हुआ था कि जो डिसेबल ज्यादा थे हमने उनको ही सेलेक्ट किया था, जिसकी डिसेबिलिटी बहुत ही काफी ज्यादा थी। नॉर्मल मतलब जो ज्यादा 70 से 70 प्लस इनका डिसेबिलिटी था, उनको हमने सेलेक्ट करके टीम बना दी और लेकर गए। वहां पे हम 3 T20 और 2 वनडे इंटरनेशनल खेले। उसके बाद हमें एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब टीम को कैसे बनाना है, उसमें सिलेक्शन उनकी कैसे करनी है, उसकी जो डिसेबिलिटी के परसेंटेज थे, फिर उसको हमने देखा कि मतलब कितना डिसेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो लड़के जो टीम में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम उससे खिलाना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमने इनके लिए अपने जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है इनके साथ रजिस्टर करा के एफिलिएशन मिली। और फिर हमने अपने जो हमारे डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, नाजिम जार, आजकल नेशनल टीम के साथ वो एज अ मैनेजर हैं, तो उनके साथ मेरी बात हो गई। मैंने कहा कि हमारे जो रीजनल टीमें हैं, जैसे नॉर्मल के लिए रीजनल हर साल खेला जाता है, फर्स्ट क्लास भी खेला जाता है और डोमेस्टिक भी खेला जाता है 2020 और वनडे, तो हम क्यों ना इन लड़कों के लिए जो डिसेबल है उनको भी आगे लेकर आए। फिर उन्होंने एग्री किया कि भाई इनके लिए हम अपने जो हमारा स्केड्यूल है डोमेस्टिक का, उनमें हम हर साल इसके लिए एक टूर्नामेंट अरेंज करेंगे जो 2020 ओवर का होगा। सो उसके बाद हमारा जो क्रिकेट था वो रजिस्टर होके नेशनल डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हम जो रिसेंटली हम 2019 में इंग्लैंड में पीडी चैंपियन ट्रॉफी था या वर्ल्ड सीरीज था, इसमें भी हमारा जो टीम था वो खेला। उससे बाद जब हमारी ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हम इंडिया के साथ भी 2-3 सीरीज हम खेल चुके हैं। और फिर बांग्लादेश में जो आईसीआरसी का टूर्नामेंट था वो वहाँ पे भी हमारे आप लोगों का टीम था। इंडिया, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और इंग्लैंड था। सो यही हमारा एक हिस्ट्री था। इसमें काफी ऊपर नीचे बातें भी हुई है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी चेयरमैन और सीईओ आगे पीछे हो गए हैं। मतलब जो पहले कहते वो चले गए, नए आ गए थे। फिर नयों को भी समझाना था कि भाई यहाँ पे डिसेबल का क्रिकेट है। वो कह रहे थे कि भाई डिसेबल क्रिकेट खेल सकते हैं या ये क्या। फिर उसको तकरीबन काफी अरसे तक उसको फिर समझाना पड़ता था। और इनका जो मतलब बजट होता है हमारा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देता है और इनके लिए हम स्पॉन्सर भी ढूंढते हैं। अफगानिस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं या मतलब जो डोनर्स देते हैं दिव्यांग या डिसेबल लोगों को, उनके पास अपना प्रपोजल बना के हमारे क्रिकेट बोर्ड का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो फिर हम उनको अपना प्रपोजल बना के कंपनियों को भिजवाते हैं। फिर वो हमारी जो रिसेंटली वीओए था, उससे पहले स्वीडिश कमेटी थी जो डिसेबल के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह के स्पॉन्सर भी हमने काफी इनके लिए ढूंढे, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ढूंढ के। फिर इनके जो नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे रीजनल टूर्नामेंट खेला जाता है और या इंटरनेशनल लेवल पे जो सीरीज होते हैं, तो इससे हम खेलते हैं। ग्रेट। मसूद जी, ये आपका 2012 से चालू हुआ जो जर्नी है, इसमें जो आप इतना आगे तरक्की की है, मैं खुद गवाह हूँ आपकी तरक्की देखने का। जी जी ने सिचुएशन में ये काम चालू किया था, यानी नॉर्मल क्रिकेट का, तो नॉर्मल क्रिकेट टीम भी आपकी इतने स्ट्रगल के बाद वहां बनी है, जो सिचुएशन हालात से आप लोग उधर गुजरे हैं, और इतना होने के बावजूद जो आपने उसमें ये दिखाया है माजदा टीम बनाने में, और ये बच्चों के कंट्रीब्यूशन में, आपका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट में बहुत मायने रखता है, और वी ऑल थैंक फॉर दैट कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। और हम लोग होप करते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यू रहेगा या फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट में, और इंशाल्लाह उम्मीद है।
हम लोग आईसीसी पे आपसे बात हुआ था कि हम लोग आईसीसी से भी कांटेक्ट करेंगे कि ये क्रिकेट को प्रमोट करे। सो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अफगानिस्तान हमारे भाई जैसा ही है, और इंडिया अफगानिस्तान हमेशा साथ में काम करे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी जो वर्ल्ड सीरीज हुआ था तभी भी हम लोग सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान ही हमारे साथ फाइनल खेले, क्योंकि आपका टीम भी उतना तगड़ा था। वो होता है क्रिकेट में, उस दिन का खेल होता है, उस दिन आपका टीम थोड़ा सा कम पड़ गया इसलिए फाइनल फिर इंग्लैंड और इंडिया का हुआ। पर आपने जो कंट्रीब्यूट किया है उस चीज के लिए, तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो मैं बच्चों से से जी वो ये एक्चुअली क्या है कि जो वहाँ पे भी हमने मीटिंग में ये बात मैंने कही कि जो काम आप दिल से करोगे तो उसमें आगे आपको कोई रुकावट नहीं होगा। आप अपने एम को, अपने मकसद को पहुंचोगे। क्योंकि मैंने जो कहा कि 2012 से मैं इनके साथ हूँ, दिव्यांग क्रिकेट के साथ। इसकी जो सिलेक्शन होती है, इसका जो कोचिंग होता है, इनका जो सब कुछ होता है, इसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि चेयरमैन कहता है कि मतलब हमको डिसेबल के बारे में कुछ नहीं है इल्म। हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है वो कहते हैं कि भाई हम ना तो इनके टेक्निक देख सकते हैं ना टेक्निक देख सकते हैं। सो आपकी क्या है, तो फिर उनके लिए मैंने जो अपना तरह होता है वो बनाया होता है कि मतलब हम इनका जो 5 रीजन के जो टीम्स होते हैं, एक टीम होता है 5 रीजन का, तो इनमें जो परफॉर्म करता है इनमें से 30 प्लेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 प्लेयर के लिए फिर हम कैंप अरेंज करते हैं। फिर उनमें जो परफॉर्म करता है वो नेशनल टीम का हिस्सा बन जाता है। अब रिसेंटली हमारे जो 20 प्लेयर है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयर्स हैं और उनको मंथली अपनी सैलरी मिल रही है, ये जैसे हमें एम्प्लॉयर्स को मिलते हैं। तो इन लड़कों को जो 20 प्लेयर्स हैं, इन 20 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सैलरी भी देते हैं और खुश भी है, अपना रोजगार भी करते हैं और अपना अकेडमी भी करते हैं। सो ये सारी जो बात है ये अपने दिल की लगन से है। अगर आप दिल से काम करोगे आगे आपके एम को कोई भी नहीं, ना तो कोई आपके सामने आ सकता है और ना ही आपके सामने कोई रुकावट बन सकती है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आपका दिल साफ हो तो आपके लिए कोई रुकावट कोई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है प्रसाद देसाई सर, तो जी इनका एक इंडिया अफगानिस्तान जो रिलेशनशिप है क्रिकेट में भी है और नॉर्मल भी, इंडिया अफगानिस्तान दो कंट्री का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो जैसे इंडिया अफगानिस्तान का क्रिकेट में भी ये जो चल रहा है हमारे साथ चलने का ये, तो उसके बारे में प्रसाद सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई विल हैंड ओवर टू प्रसाद सर। मसूद जी, हेलो 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 मसूद जी, हेलो मसूद जी, हेलो जी जी देसाई जी, प्रसाद बोल रहा हूँ, कैसे हैं? जी सुन रहा हूँ। अच्छा, हेलो हेलो जी प्रसाद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? क्या कैसे आप ठीक हो? जी सुन रहा हूँ। जबरदस्त, बढ़िया। अभी आप अपनी अफगानिस्तान टीम इंडिया आती है और काफी दिन तक प्रैक्टिस करती है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि आपकी टीम हमारे जितने जोन में टीम्स है उनके साथ पार्टिसिपेट करे और ज्यादा एक्सपीरियंस ले, तो क्रिकेट ऑल ओवर द कंट्री खेला जाए, ऐसे हमारी इच्छा थी। आप यहाँ पे होते हो अबाउट 6-7 मंथ्स होते हो साल में, बराबर? जी जी जी। तो सिर्फ दिल्ली के लिए सीमित ना रखें, सारे इंडिया में हम फैल सकते हैं, तो हमारे बाकी के प्लेयरों को भी तुम्हारे अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने मिल जाएगा। तो मिलके हम दोनों शायद ऑर्गेनाइज करेंगे जी और बिल्कुल। क्रिकेट हर जगह खेलने मिल जाए आपको। उस पे क्या ख्याल है आपका? ये जैसे आपने अभी फरमाया कि हम सिर्फ दिल्ली तक, हमारी जो नॉर्मल टीम है वो तो पूरे इंडिया में घूमती रहती है। वो तो कभी हाँ, चेन्नई में, कभी लखनऊ में, कभी
मतलब जहाँ पे उनको अच्छे ग्राउंड इंडिया बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड जो है वो देते हैं तो वहाँ पे खेलते हैं। हमारी उम्मीद भी यही थी कि हम अपने लड़कों को पूरे इंडिया में जहाँ पे अच्छे मतलब ग्राउंड्स हो, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हों, वहाँ पे इनको भी हम मैचेस दे दें, ताकि एक तो ये है कि मतलब एज अ प्रोफेशनल एक प्लेयर उनका भी होप होता है कि मतलब वो भी इंटरनेशनल जिस ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर खेला हो, जिस ग्राउंड में धोनी खेला हो, जिस ग्राउंड में विराट कोहली खेला हो, तो उनकी भी यही उम्मीद होती कि मतलब हम भी वहां पे खेलें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि हमने जो फ्यूचर में अगर जिंदगी रही तो यही प्लानिंग है कि इंडिया में जहाँ पे आप लोग जहाँ जहाँ हमें इनवाइट करते रहोगे इंशाल्लाह हम आते रहेंगे और वहाँ पे जितने भी दिव्यांग प्लेयर्स हैं उन सबके साथ लड़के खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू मसूद भाई। बढ़िया मसूद भाई, ये जो जेस्चर आपने बताया अभी, प्रसाद सर ने एक इनिशिएटिव इसमें लिया कि हर जोन में, यानी हमारा इंडिया जो है वो 5 जोन में बटा हुआ है। एक नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन। और हर जोन में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। और जैसा आप अगर इधर इंडिया में प्रैक्टिस करते, शायद नोएडा में आप प्रैक्टिस करते हो आपकी टीम। जी जी। तो जैसे आप नोएडा में प्रैक्टिस करते हो तो वैसे ही प्रैक्टिस सेशन आप जोन में रखेंगे तो हम लोग आपके लिए वो भी करेंगे और हमारी जोन के टीम को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे आपके प्रैक्टिस सेशंस में, सो दैट एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाता है। हमारे लोकल बच्चों को भी एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके लिए भी एक नया ये मिलेगा। जैसा आप बोल रहे थे कि इंटरनेशनल ग्राउंड्स उनको मिले, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको वो इंटरनेशनल ग्राउंड्स हर जोन में अवेलेबल कराएं, क्योंकि जोन में सीजन्स अलग होते हैं, हमारे यहाँ विकेट्स भी अलग होती है जोन की, तो वो आपको भी मजा आएगा। सो वो इनिशिएटिव करेंगे हम लोग, अगले इसमें सोचेंगे साल के प्लानिंग में। जी सौरभ जी जैसे अपने हमारी जो दिव्यांग की टीम है अभी जो हमारे हम अक्सर दिल्ली में और एक बार 2018 दिसंबर में हम जो मुंबई आए थे वहां पे हमारे लड़के खेले। उससे पहले और उसके बाद जो वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज था यूके में, वहां पे जो हम वहां पे जाने से पहले हमने दिल्ली में एक कैंप इसलिए अरेंज किया था कि एक तो वीज़ों का प्रॉब्लम था यूके का, क्योंकि अफगानिस्तान में डायरेक्ट नहीं होता, अपने या तो पाकिस्तान जाना होता है या इंडिया और या दुबई जाना होगा। सो उसके लिए फिर हमने तकरीबन कुछ 25 डेज का ट्रेनिंग कैंप भी रखा था और वीजे के लिए भी वहां पर स्टे करना पड़ा। वहां पे जो लोकल टीमें थे दिव्यांग के साथ भी हम खेले थे और साथ में जो नॉर्मल नोएडा का नेशनल एकेडमी है उनके साथ भी हम खेले थे। फॉर्चुनेटली हम वो जीत भी गए थे। सो उम्मीद है फ्यूचर में जहाँ भी अच्छे ग्राउंड जहाँ भी हमें इनवाइट किया जाए तो खेलते रहेंगे लड़कों के साथ, और ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो भी मोटिवेट होके एक दिन तो उनको भी आगे आना है। ये तो नहीं कि मतलब जो नेशनल टीम में है ये पूरी उम्र नेशनल टीम में ही रहेंगे, जो डोमेस्टिक लेवल पे लड़के हैं उसको भी आगे ले आना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे साथ सुलक्षण कुलकर्णी सर भी जुड़े हुए हैं, जो इंडिया के अभी जो पीडी की टीम थी वर्ल्ड सीरीज में इंग्लैंड की, उसके हेड कोच थे। तो सुलक्षण कुलकर्णी आप कुलकर्णी जी से हम मिले थे। जी जी जी, आप वर्ल्ड सीरीज में मिले थे उधर। हेलो जी जी हम मिले थे, लेकिन कुलकर्णी जी क्या हाल है? गुड इवनिंग। बस ठीक है या गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त। या ये कुलकर्णी सर का हमारे पीढ़ी के टीम डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हाथ है। एज अ कोच उन्होंने एक बहुत तगड़ा बच्चों को तैयार किया है। तो हम लोग सोचते हैं कि एक हर जगह पे ऐसे ऐसे टैलेंट्स है जो देखने का एक उनका एक अलग नजरिया है। तो हम बच्चों के साथ भी ये शेयरिंग करते हैं कि ये जो स्पेशलिस्ट लोग है, ये क्रिकेट के माहिर जैसे कुलकर्णी सर है, प्रसाद सर है, तो ये लोग आपसे बातें शेयर करें जो क्रिकेट के रिलेटेड है,
वो बातें शेयर करे, एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है, मेंटल प्रिपरेशन कैसे हो, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया था। आप इसमें जुड़े तो बहुत बढ़िया लगा। और कुलकर्णी सर, अगर आप कुछ पूछना, जी कुलकर्णी सर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे मसूद सर। मसूद साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी टीम, आपकी नेशनल टीम, अफगानिस्तान की जो नेशनल टीम है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। थैंक यू। मुझे, और एट द सेम टाइम वर्ल्ड कप में भी, हमने वर्ल्ड सीरीज में भी जो इंग्लैंड में हुआ था हाल में, तो उसमें भी आपकी टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, बहुत अच्छी खेल रही थी क्रिकेट। और मैंने देखा कि वहां पे आपने रशीद खान को इनवाइट किया था, और हमने देखा था रशीद खान भी आपके टीम के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपके बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो इट्स अ गुड साइन, एक रोल मॉडल है, बड़े रोल मॉडल है, और रोल मॉडल अपने दिव्यांग प्लेयर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अफगानिस्तान का क्रिकेट जो पिछले 5-6 साल में जो उभर के आया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज अफगानिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल में अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर्स है। आज रशीद खान को अगर देखेंगे हम लोग, तो रशीद खान एक आईपीएल का एक हॉट केक है। आज आईपीएल में एक स्टार वैल्यू है रशीद खान। तो ऐसे प्लेयर अफगानिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी खेल रही है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपकी आपकी जो दिव्यांग की टीम है ये भी आगे जाके बहुत अच्छा खेलेगी, बहुत अच्छे खिलाड़ी आप प्रोड्यूस करेंगे। और अभी आप प्रसाद सर से भी आप बात कर रहे थे कि आपकी नोएडा में आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप इंडिया में कुछ टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब वर्ल्ड क्रिकेट में जाते हैं तो हम लोग एशियन क्रिकेट की जो विकेट्स है और वर्ल्ड की जो बाहर की विकेट्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और हम लोग एशियन कंट्री में जब खेलते हैं तो जनरली थोड़ा टर्निंग ट्रैक मिलते हैं बहुत, तो अपने को थोड़ा अलग अलग विकेट पे खेलने का अपने को एक एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब इंडिया में आते हो तो नोएडा में आप खेल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स है या कुछ स्टेट्स है जहाँ पे आपको अलग अलग विकेट पे खेलने को आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल, आप जरूर आइएगा, आपको अच्छे अपोजिशन के साथ, अच्छे अपोनेंट्स के साथ, अच्छे ग्राउंड पे आपको खेलने का मौका मिलेगा। जितने ये दिव्यांग क्रिकेटर्स एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और क्रिकेट आगे जाएगा। बिल्कुल। कुलकर्णी जी, बहुत 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 मेहरबानी। आप जैसे सीनियर कोचेस जिसकी तारीफ करे, जरूरी बात है, उनमें कुछ दम होता है और उनमें वो एबिलिटी होती है जो मतलब वो उन लड़कों का या उन प्लेयर्स का या उन टीमों का, आप जैसे सीनियर कोचेस के मुंह से वो शब्द उनके लिए निकले तो इसमें खुशी की बात, जरूरी बात है। इंसान को खुश होना चाहिए कि भाई हमने इतना कुछ किया हुआ है, जैसे इंटरनेशनल कोचेस या सीनियर कोचेस जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। यही बात जो आपने कहा एज अ कोच के मतलब हमारे जो एशिया की टीमें हैं, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो दिव्यांग या डिसेबल है, उनको डिफरेंट विकेट पे खेलना चाहिए। अगर आपको पता हो कि हमने 3 टॉस हार के मैच जीते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड से, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया से टॉस जीत के मैच हार दिया। वजह यही था वजह यही था कि एक तो आपका जो एक्सपीरियंस था, मतलब वहां पे मैंने कुछ बातें भी सुनी थी आपसे कि मतलब आपने किसी के साथ कुछ किया था कि भाई इस बंदे को मैंने इतने रन पे आउट करना है, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस था जो हमारे मोहम्मदुल्लाह थे। सही है, ये आपका एक्सपीरियंस था। और एज अ कोच तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट हाँ, कोच एज अ कोच रह चुका हूँ इनके साथ। बट ये मैं अपने आप को वो नहीं करता कि मैं इनके साथ कोच हूँ। लेकिन हमारे साथ हमारे जो नेशनल कोचेस हैं, हमारे साथ इंटरनेशनल जो कोच थे, पीटर के नाम से एक साउथ अफ्रीका का एक कोच था, हमारे ए टीम का था। जब हम बांग्लादेश आईसीआरसी टूर्नामेंट में आए थे तो वो हमारे साथ, हमारे दिव्यांग प्लेयर के साथ वो मैंने प्रपोज किया था अपने चेयरमैन से, तो उन्होंने दिया था। तो जो बड़े कोचेस होते हैं उनके बड़े माइंड होते हैं, उनके बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। तो जरूरी बात है, आप जैसे कोच इंडिया टीम के साथ थे तो इंडिया ने जीतना था। ये जो हमारी एक तो हम पठान लोग होते हैं
और पठान जो होते हैं वो अक्सर जोश और होश का इतना वो नहीं करते, लेकिन बस खेलते हैं अपने नाम के हिसाब से। इसमें मसूद भाई, मैं आपको जी। एक चीज ऐड करूंगा, इसमें ऐड जी। करूंगा। अभी आपने जो जोश और होश की बात की और थोड़ी टैक्टिकल बात की, तो आपका जो सेमीफाइनल चल रहा था इंग्लैंड वर्सेस हाँ, इंग्लैंड का गेम, जो सेमीफाइनल चल रहा था, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि वो मैच में उन्होंने एक प्लान किया, इंग्लैंड टीम ने, बिल्कुल कि बिल्कुल किया उन्होंने था। बाउंड्री लाइन का वो जो रोप था, उन्होंने डिस्टेंस बढ़ाया। बहुत और बड़ा था, मैंने अपने कोच से कहा था। हाँ, तो वो बढ़ाया उन्होंने, वो 60 यार्ड से 75 यार्ड तक कर दिया। और वो 10-15 यार्ड जो बढ़ाया उन्होंने, और उन्होंने जब वो देखा तभी मुझे लगा कि ये इसीलिए है कि ये एयर में मारते हैं, ये बाउंसर को हुक मारते हैं तो एयर में जा सकता है, बाउंड्री छोटी है तो सिक्स जाएगा, बड़ी है तो शायद आउट होगा। तो इसके लिए उन्होंने जो प्लान किया और उन्होंने बाउंसर मारे, उनके सारे फास्ट बॉलर ने बाउंसर मारे और आपके काफी प्लेयर वहां पे उस दिशा में आउट हो गए और मैच आप सिर्फ 11 रन से हार गए। हाँ, ये एक एक्सपीरियंस था हमारे प्लेयर के लिए भी। हमने वहीं पे मीटिंग लेके उस प्लेयर को, सारे बंदे को बताया कि ये सेम इसकी वजह से अफगानिस्तान हारी है, तो हम लोग को ये नहीं करना है, हमको अवॉइड करना है, बिल्कुल। और हमको एक भी शॉट एयर में मारना नहीं है। जो गलती आपने की थी वो गलती हमने नहीं की। कुलकर्णी जी, इस बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने पहले भी कहा ना कि मैं एज अ कोच अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ना मैं टीम के साथ बैठा एज अ एक्सपीरियंस, और इनके साथ ज्यादा रहने से इन लड़कों को मैं ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ, ना कि हमारे जितने भी कोचेस है वो इतना इनके साथ टाइम उसने नहीं गुजारा, टूर उसने नहीं किया, सीरीज उसने नहीं किया, कैंप उन्होंने नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ कि वहां पे हमने ये किया था कि मैंने कोच को कहा था कि कोच, मैच जितवाना, मैच हारना, मैच जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि मैंने आपको 1 महीने के लिए इंडिया में टीम के साथ रखा इसलिए है ताकि आप हर लड़के का जो मतलब बैटिंग स्टाइल है, बॉलिंग स्टाइल है, जो भी है, आप उसको देख के उनको अपना प्लान दे दें। मैं ऊपर बैठा था और ये नीचे पेविलियन में लड़कों के साथ था, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ नहीं कहता, क्योंकि टैक्टिकली अगर मैं आपको कहता हूँ, इंग्लैंड वालों ने सिर्फ इसलिए ये बाउंड्री बड़ी बनाई है ताकि अफगानिस्तान के जो लड़के हैं वो शॉट मारते हैं, चक्का और चौका की कोशिश करते हैं, तो इसलिए बाउंड्री अगर थोड़ी बड़ी हो जाए, एक दो जो 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 उनके अच्छे प्लेयर है जो हिट अच्छा लगाते हैं, अगर वो आउट हो जाए तो जरूरी बात है इंग्लैंड ने डिफेंस खेल के और सिंगल डबल से, क्योंकि वो नॉर्मल से लग रहे थे, उनका रनिंग में वो एक रन की जगह वो 2 रन ले रहे थे। सो मैंने कहा कि सिर्फ इस बात को आप नोटिस कर ले कि बाउंड्री जो है वो बड़ी है, सो प्लान ऐसा कर ले कि 2-3 प्लान उनके लिए बना दें, बट अब वो टाइम गुजर गया तो मैच हाथ से निकला था। बराबर है, इसके लिए क्रिकेट टेक्निक से तो होती है, लेकिन क्रिकेट गेम माइंड और टैक्टिक से जीती जाती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, बिल्कुल। और आई एम श्योर हाँ, कि हाँ, आप जितने क्रिकेट खेलोगे, जितना अच्छा ये बिल्कुल। करोगे, अपोनेंट के साथ खेलोगे, जितना आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आप इंडिया में आप मोस्ट वेलकम है। आप जब भी आओगे तो हम लोग इसके आगे भी मिलेंगे, हम लोग कुछ आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। थैंक यू। या डेफिनेटली, बढ़िया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वी आर देयर टू हेल्प यू। आपके मैच के बारे में मैं कह दूं, आपके साथ जब मैच था तो वहां पे विकेट को किसी ने स्टडी नहीं किया था, पता है ना आपको? सही है, तो सही है। वहां पे हमने जो हमारे लड़कों ने बैटिंग स्टार्ट की, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग ऐसा कर ले कि ये विकेट को पहले स्टडी कर ले, ओपनर 1 डाउन 2 डाउन तक जो है वो मैसेज आपने देना है आगे जो मिडिल ऑर्डर है या लास्ट में जो प्लेयर्स हैं। आप लोगों ने अगर विकेट नॉर्मल दूसरे विकेट की तरह था, अपना गेम खेलो, कोई बात नहीं, बट अगर विकेट में कुछ स्विंग और कुछ ब्रेक था, सो काइंडली शॉट से परहेज कर लो और सिंगल डबल पे फोकस दे दो। 100 तक आप लेकर जाओगे तो इंडिया को हराना फिर इजी होगा, बट वो था कि उन्होंने विकेट को ना स्टडी किया और ना मैसेज पास किया। जैसे नेशनल टीम में अक्सर जो प्लान देते हैं, हमारे साथ जो जितने भी इंटरनेशनल कोचेस थे उनके साथ मैंने टाइम गुजारा है, तो
ओपनर्स या 1 डाउन या 2 डाउन होते हैं, अगर वो आउट भी होते हैं या नहीं होते, 12 मैन जाता है तो उसको मैसेज पेविलियन को देता है कि भाई विकेट में या ब्रेक है या स्विंग है या ये है या वो है। सो लड़कों को अगर हम आउट भी हो जाए तो लड़कों को मेंटली यहाँ पे इस तरह गेम खेलना है जो हम कहते हैं। सो ये था एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ कि मतलब उनके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब ये अपने हमारे लड़कों को जो उनके बाद आते हैं, जो आउट होते हैं उनके बाद आते हैं, तो उनको अपने मैसेज फॉरवर्ड करते कि भाई अपने सिंगल डबल पे फोकस देना है। और बड़े शॉट को मारना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि बॉल स्विंग भी होते हैं और ब्रेक भी होते हैं, क्योंकि ग्रासी भी करता तो उसमें जरूरी बात है ये होना था। सही है, सही है। Great. Thank you, Masood ji. Thank you, Sulakshan sir. It was a nice conversation. थैंक यू It सर is like भाई। a dressing room की बातें only. ये ड्रेसिंग रूम की बातें ही हो रही है शायद। तो ये एक ऑफिशियली दोनों आप ये है उसके माहिर है दोनों। एक प्रसाद देसाई सर और कुलकर्णी सर के लिए एक क्वेश्चन नहीं था, सजेशन था प्लेयर का। मोहम्मद अजहर करके एक प्लेयर है, शायद मेरे को लगता है उसके कॉन्वर्सेशन से कि वो शायद अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। उन्होंने ये पूछ रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट को बहुत प्रमोट कर रहा है, बहुत फैसिलिटेट कर रहा है। सो क्या ऐसा एक वे निकल सकता है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करें, जो डोमेस्टिक इवेंट है हमारा, तो वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स क्या रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा कुछ प्रमोशन हो सकता है जिससे अफगानिस्तान के टीम को एक अफगानिस्तान के प्लेयर्स को एक डोमेस्टिक इसका एक्सपीरियंस मिलेगा? क्या शायद उनके पास वहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है? आई डोंट नो बीसीसीआई इसके लिए प्रमोशन करेगा, ये करेगा पता नहीं, पर ये हम लोग पीडी क्रिकेट के लिए सोच सकते हैं ये बात के लिए। ओवर टू प्रसाद सर। पीडी क्रिकेट के लिए सोच सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई इसके लिए फॉर नहीं होगा, क्योंकि इंटर स्टेट जब भी कोई प्लेयर जाता है, समझो अगर बंबई छोड़ के दिल्ली के लिए खेलने जाता है वाइसा वर्सा, तो उस लड़के को 1 ईयर कूलिंग पीरियड रखना पड़ता है। और इट इज नॉट देयर फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया। इट इज ओनली अवेलेबल इन साउथ अफ्रीका, कीनिया एंड इंग्लैंड, दैट टू एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। ओके, तो इंडिया में प्रोफेशनल प्लेयर का अभी तक कुछ है नहीं। बीच में रखा गया था पर इट वाज नॉट सो पॉपुलर। ओके, हाँ, तो प्लेइंग फॉर रणजी ट्रॉफी लुक्स वेरी ब्लीक, बट वी कैन अकोमोडेट देम somewhere in our teams if we are playing. If the player is good enough to play with our team, we can accommodate a few players in our team. ग्रेट। सौरभ जी, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये कि मतलब जी, जो हमारे अफगानी प्लेयर हैं जिसने अभी आपको मैसेज किया हुआ है कि रणजी ट्रॉफी में अगर देखा जाए, इंडिया की जो प्लेयर की मतलब गिनती है वो बेशुमार है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिकेट है। और साथ में मैं अगर आपको कह दूं कि अफगानिस्तान का जो डोमेस्टिक प्लान है वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हम 3 किस्म के मतलब क्रिकेट खेलते हैं। ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 2 भी है और ग्रेड 3 पे है। ग्रेड 3 से फिर आगे हम फर्स्ट क्लास भी खेलते हैं। तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे भी है और लिस्ट ए के जो टूर्नामेंट्स है वो भी हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में है, वो यहाँ पे क्रिकेट का जो स्केड्यूल है वो बहुत ही बिजी है। पूरे साल में सिर्फ 3 या 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे बर्फ होता है तो खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो उसके बगैर 9 मंथ हमारा रेगुलर क्रिकेट जो मतलब और हमारा यहाँ पे एक दूसरी बात जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर हमारे नॉर्थ जोन में एक प्लेयर है, वो बढ़िया प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, तो ही कैन प्ले इन द साउथ। अगर साउथ वाले कहते कि भाई हमने इसको खिलाना है तो दे कैन टू प्ले, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। या हमारे अगर जो प्रोफेशनल हमारे 34 प्रोविंस हैं, तो हर प्रोविंस का एक अपना जो इनका टीम होता है वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो ग्रेड 1 हो, फिर उससे आगे वो ग्रेड 2 में आते हैं, फिर ग्रेड 3 में आते हैं, उसके बाद फिर लिस्ट ए में, और साथ में रीजनल का जो मतलब इनका टीमें बनती है, 5 रीजन है हमारे, तो इनमें फिर हर रीजन का जो प्रोविंस हो, जिस प्रोविंस के साथ रिलेटेड है,
उनसे फिर कंबाइन एक टीम बना के अपने रीजनल टीम में ये खेलते हैं। उसमें फिर जो हमारे नेशनल टीम के हैं 19 के अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, या ए टीम के हैं, वही सारे प्लेयर यहाँ पे हम ये खेलते भी हैं और उनको एक अच्छा सा मैच फीस भी दिया करते हैं। ग्रेट ग्रेट, यानी अभी आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से हमारा क्रिकेट जो है प्रमोट हो रहा है, और डोमेस्टिक के अच्छा स्ट्रक्चर की वजह से हमारे ये जो राशिद खान है, मुजीब है, जितने भी हमारे जूनियर लड़के हैं, ये सारे हमारे डोमेस्टिक से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो हमारे सीनियर कुछ मोहम्मद लड़के नबी, हाँ, मोहम्मद नबी, फिर मोहम्मद शहजाद और मुजीबुर रहमान, ये फिलहाल खेल रहे हैं ना। एक आपके यहाँ के एक बड़े टैलेंटेड प्लेयर का भी नाम ऊपर आ रहा है, नूर मोहम्मद अभी रिसेंटली मेरे साथ, मैं इनके साथ एज अ ट्रेनर था साउथ अफ्रीका में, वर्ल्ड कप जो 19 का हो रहा था। इनमें 2 लड़के हैं जो एक फास्ट बॉलर थे हमारे, और एक नूर अहमद चाइना मैन है, और इसकी हाइट भी बहुत जबरदस्त। हाँ, लेफ्ट चाइना में लेफ्ट आर्म ही होता है। हाँ वही। तो वो काफी मतलब हमारा अपना ही पैदावार, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से आगे फिर प्रोविंस क्रिकेट के, प्रोविंस से फिर आगे रीजनल तक आए, और फिर इन्होंने जो लास्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक का जो हमारा अपना लोकल का जो लीग हो रहा था, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, नबी के टीम में था। सो उम्मीद है हमारे जूनियर लड़कों में, या जो हमारे डोमेस्टिक में जूनियर लड़के हैं 19 लेवल पे या 17 लेवल पे, उसमें बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और उम्मीद है कि जो हमारे सीनियर लड़के रिटायर होंगे तो इनके जगह पे हमारा बैकअप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। बढ़िया बढ़िया। सुलक्षण सर, एक हमारे एक प्लेयर है रमेश नायडू करके, उनका एक फेसबुक पे क्वेश्चन आया था कि एक मेंटल टफनेस जो होता है, मेंटल टफनेस एक स्पिनर के लिए बहुत मायने करता है, और एक कोचेस का और प्लेयर का इसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो उसका पूछना यह है कि ये मेंटल टफनेस अपने गेम में कितना इम्पैक्ट करता है। स्किल लेवल पे तो हर एक स्किलफुल होता ही है, बट मेंटल टफनेस का ओवरऑल क्रिकेट में कितना फर्क पड़ता है? देखिए, एक सर्टन लेवल के बाद एक बच्चा छोटा हो रहता है, 10, 12, 14, 16 साल का, तब तक वो बच्चा ठीक है, टेक्निकल इस पे ठीक है। 19 के बाद रियल चालू होता है क्रिकेट, उसको हम लोग बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ बॉयज टू मेन, और वहां से क्रिकेट शुरू होता है, क्योंकि 19 के बच्चे फर्स्ट क्लास लेवल खेलते हैं, शायद इंटरनेशनल भी खेलते हैं। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल लेवल? हाउ यू हैंडल द प्रेशर। और वो प्रेशर कौन नहीं करता है, हैंडल कर सकता है, जो मेंटली टफ हो। तो इसके लिए आपको प्रेशर झेलना, प्रेशर हैंडल करना वो आना चाहिए। इसमें खास करके आप जब स्पिनर की बात कर रहे हैं, तो स्पिनर बेसिकली थोड़े लेट मैच्योर होते हैं। बहुत कम स्पिनर है जो इमीडिएटली आके पहले साल दूसरे साल करेंगे, लेकिन जनरली स्पिनर को थोड़ा टाइम लगता है। स्पिनर जनरली 25, 26 के बाद अच्छे मैच्योर होते हैं। अब इनको मेंटली टफ कैसे होना है, तो इन्होंने पहला सोचना चाहिए कि भाई मैंने बॉलिंग में कितना भी मार खाया, मार तो मैं खाने वाला हूँ, क्योंकि आजकल के विकेट्स बहुत फ्लैट होते जा रहे हैं। वाइड बॉल भी क्रिकेट है, बॉल ज्यादा टर्न भी नहीं होता है। अब हम दिव्यांग क्रिकेटर की बात करें तो 20-20 ज्यादा खेलते हैं, तो 20-20 में बॉल भी नया रहता है, बॉल स्पिन भी होता नहीं है, उसमें विकेट भी फ्लैट रहते हैं। तो स्पिनर के लिए बहुत कम स्कोप रहता है। इसके बावजूद आप मेंटल टफनेस कैसे आप रख सकते हो? तो आप पहले मेंटली रेडी हो जाओ कि मुझे मार तो पड़ने वाला है, उसके बावजूद मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या वेरिएशन कर सकता हूँ, क्या मैं स्लो रख सकता हूँ, पेस वेरी कर सकता हूँ, लाइन एंड लेंथ में कुछ ये कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, बैट्समैन के फीट मूवमेंट करता हूँ। बैट्समैन के माइंड से सोचो कि बैट्समैन अभी क्या कर सकता है। ये सारी चीजें आपको बताता है। अब इसमें कोच तो है, लेकिन कोच बाउंड्री लाइन के बाहर है। कोच के पास आपके हजारों आइडियाज है कि आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन कोच बाउंड्री लाइन के बाहर है। कैप्टन बॉलर के लिए सबसे बेस्ट होता है कि उसका कैप्टन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। स्पिनर हमेशा वो बनता है जिसका कैप्टन ग्रेट हो,
जो कैप्टन ग्रेट है, जो कैप्टन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है और अपने स्पिनर पे भरोसा करके उसको पूरा सपोर्ट करे, वो कैप्टन, और वहां पे ये बॉलर बनता है। फॉर एग्जांपल है शेन वॉर्न। अब शेन वॉर्न शुरू में आज का शेन वॉर्न नहीं था, जब लास्ट का जो शेन वॉर्न था, लास्ट 10 इयर्स का जो शेन वॉर्न, और अब पहले आप 3-4 साल के अगर शेन वॉर्न को देखेंगे तो शेन वॉर्न का पहला सीरीज इंडिया का अगेंस्ट था, उसमें उसका एनालिसिस था फर्स्ट मैच 202 रन्स एंड 0 विकेट। 202 रन्स एंड 0 विकेट शेन वॉर्न अगेंस्ट इंडिया। तो उसको सब लोग मारते थे, लेकिन आस्ते आस्ते होने के बाद उसको कैप्टन भी लकीली उसको ऐसे मिले कि बहुत अच्छे कैप्टन मिले, टीम भी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उन्होंने कैप्टन ने उसको स्कोप दिया, उस पर कॉन्फिडेंस रखा और फिर शेन वॉर्न एक ग्रेट बॉलर बन गया। तो हमेशा स्पिनर को हमेशा मानना है कि स्पिनर को कैप्टन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कैप्टन को स्पिनर के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आज हमने जो दिव्यांग के वर्ल्ड कप में हमारा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, अनीश को खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टीम में खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, लेकिन मुझे मालूम था कि अनीश वाज द ओनली बॉलर हु टर्न्स द बॉल। इवन वो 2020 में भी बॉल टर्न करने वाला एक ही बॉलर था, वो जो जेन्युइन टर्न करने वाला बॉलर था। तो उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, तो हमने उसको सीधा बोला कि भाई यू आर गोइंग टू प्ले ऑल द मैचेस एंड यू आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस, यू आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस। विनिंग एंड लूजिंग में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जब कॉन्फिडेंस मिला कि भाई मैं टीम में खेलने वाला हूँ, तो पूरा टूर्नामेंट भी खेला, बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट भी रहा। तो ये कॉन्फिडेंस कोच कैप्टन ने बॉलर को भी देना चाहिए, और यहाँ पे बॉलर ने भी मेहनत करना चाहिए कि नहीं, कैप्टन ने कॉन्फिडेंस दिया लेकिन मुझे भी बनना है, उस मोमेंट का फायदा भी उठाना है कि मुझे कैसे बॉलिंग करना है, मुझे एक्यूरेट करना है, नहीं करना है, पेस वेरी करना है। कुछ बॉलर ऐसे होते हैं कि एक ही टाइप के पेस पे डालते हैं, तो बैट्समैन को आइडिया आ जाता है। तो थोड़ा पेस वेरी करना है, थोड़ा फ्लाइट वेरी करना है, थोड़ा लाइन एंड लेंथ वेरी करना है। तो ये आप जैसे जैसे स्टडी करते जाओगे, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मैचेस खेलोगे, आप इंटरेक्शन करोगे, कैप्टन का कॉन्फिडेंस गेन करना ये भी बहुत बड़ी मेंटल टफनेस की बात है। जैसे कैप्टन आपके ऊपर भरोसा रखेगा, तो आपने भी कैप्टन का भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। या ओवर टू यू सर। इसके रिलेटेड एक विनय कुमार पांडे जी का सेम क्वेश्चन था। वो पूछ रहे थे कि कैप्टन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए बॉलर के साथ जब वो बॉलर को मार पड़ रही होती है। सो आई थिंक ही मस्ट गेट सम आंसर फ्रॉम योर सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैप्टन का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि बॉलर ने ये सोचना चाहिए कि मुझे मार तो पड़ने वाला ही है, वैसे ही कैप्टन ने भी सोचना है कि एवरीडे बॉलर्स ने मैच जिता के देंगे। एवरीडे बॉलर्स मैच जिता नहीं सकते, बैट्समैन का भी काम होता है, बैट्समैन भी जिताते हैं, कभी कभी बैट्समैन जिताते हैं, लेकिन ऑलवेज मैच जिता के देते हो बॉलर्स, क्योंकि आपको बॉलर्स को 10 विकेट निकालने होते हैं, या उसका जो स्पेल होता है उस वजह से मैच जीता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक 2020 में एक ग्रेट स्पिनर कुछ साल पहले का बताता हूँ, ग्रेट स्पिनर, मिस्ट्री बॉलर सुनील नारायण। सुनील नारायण 2020 में भी आज तक का सबसे फाइनेस्ट बॉलर था, स्पिनर। उसका इकोनॉमी रेट भी, विकेट भी, उसको कैप्टन भी ऐसे यूज करता था कि पावर प्ले में भी लेके आता था, बीच में के ओवर्स में भी लेके आता था और एंड में भी लेके आता था। तो 4 ओवर में उसके 3 या 4 स्पेल होते थे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, अगर उसने मारा तो कैप्टन को भी मालूम होना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट बॉलर है, इसको कॉन्फिडेंस देना ही देना है, क्योंकि यही मैच जिता के देगा। तो इसके लिए कैप्टन का भी वही ये रहता है कि कैप्टन को हमेशा सोचना है कि यस मार तो पड़ने वाला है, लेकिन जिता के देने वाला बॉलर भी यही है, तभी कैप्टन या टीम वो मैच जीत सकती है। बिल्कुल, ये दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ मेंटल क्रिकेट एंड नॉर्मल क्रिकेट। और ये मेरे को लगता है शायद 3-4 क्वेश्चन बस इसी पे रिलेटेड थे कि मेंटल प्रिपरेशन कैसे किया जाए और मेंटली कैसे फेस करा जाए सिचुएशंस को। तो आई थिंक आपके एक ही जवाब में ये सब कवर हो गए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रिजेश सर। ब्रिजेश सर, या सर, इज देयर? या ब्रिजेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुछ आप ड्रेसिंग रूम के कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ शेयर करें,
जो आपके इंडिविजुअल भी एक्सपीरियंस हो और आपके लेजेंड पिताजी एकनाथ सोलकर सर जी के भी कुछ ड्रेसिंग रूम के स्पेशल एक्सपीरियंसेस हो तो प्लीज बच्चों के साथ शेयर करें कि ड्रेसिंग रूम में एग्जैक्टली क्या चेंज होता है, क्या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक नॉर्मल प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे जाता है बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग रूम. That's true, Saurabh. I mean, if you've seen the best teams in the world, you know, the best teams in the world, be it like Australia, West Indies, if you see their dressing room experience is basically all about bonding. You know, it's not that you're talking about cricket all the time in the dressing room. It could be, you know, on any topic, on any subject that you guys speak on. For me, personal experience was when dad was playing for Hindu Gymkhana, and you know, your Purushottam Shield and your Kanga League. So I used to be part of the dressing room. I mean, just to go and watch the match and just to absorb the dressing room, you know, the atmosphere, the experience, and basically it was nothing about cricket. It could be anything under the sun, you know, and what the things you do at home, you know, the stuff you eat, and you know, your relationship with your family, your children. I mean, once you go on the field, obviously that changes. And yeah, I mean, there are times when you talk about strategy and you know, you talk about game plans, but you know, that's I mean, that doesn't happen continuously. So basically, you know, bonding between the players is very important for any team to be successful. It's not only in cricket, you see in other team sports also, be it, you know, soccer or hockey or whatever. Bonding is, you know, is a must. So, you know, it doesn't have to be cricket all the time. You know, but that dressing room is an area where you kind of, you know, even Prasad would vouch for it, or even Sulusa would vouch for it. That dressing room is an area where you come back and, you know, you tend to unwind yourself, you know, take your mind off the game, end of the day, you know, indulge in, you know, some pranks and, you know, because that's what we used to do. When I played for Bombay Under 15, when Sachin, Atul Ranade, Vinod Kambli, all these guys were there, and knowing Vinod Kambli around, so you can imagine the kind of atmosphere the dressing room had. So it was all fun and games, end of the day. But yeah, but once you walk on the field, I mean, that, you know, that entire the scenario changes, and when you get focused back into the game. So you know, that has been my experience personally. Great. That makes definitely a difference. That the bonding we created in the dressing room creates a difference on the ground. Absolutely. Very much. So, in fact, I mean, I think our team, what we have seen for the last year, has been amazing. I mean, the first year, last year itself, the kind of bonding these players had, you know, has been tremendous. I mean, you wouldn't. I mean, for us, it's been such an experience. I mean, we feel that these guys have been together for, I don't know, like 5, 6, 8, 9 years. The kind of bonding that these people share, and that obviously reflected in your games. Now we won the World Cup, so that bonding, the positive energy of the dressing room will obviously, you know, get diverted on the field when you step out to play, and that's very important. If the dressing room is sulking and, you know, you keep thinking about all the negative things that has happened on the field, and then you get it back inside, then obviously it doesn't make sense. So, you know, great. That positivity creates everything. Thank you, Bridges sir. Very much. Yeah. प्रसाद सर, आपके लिए क्वेश्चन है. एक जितेंद्र केवीएन का क्वेश्चन है कि जब फास्ट बॉलर रन अप लेता है तो उसका बैटिंग करते समय उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि वो अच्छा व्हेन ही इज इन द बैटिंग स्टांस, तो बॉलर अपने रन अप कंप्लीट करने तक उसका माइंड में कुछ चलता रहता है. दैट्स वो माइंड का ये क्वाइट रखने के लिए कुछ ये उसको सजेशन देना चाहेंगे आपके माइंड को कैसे क्वाइट रखे, क्योंकि वो उससे क्या हो जाता है, वो प्री डिटरमाइंड शॉट खेल लेता है. ये डिपेंड्स ऑन व्हाट चलते रहता है माइंड में उसके. What goes on in his mind, we need to know. Yeah. So I think Jitu should. Yeah, Sulakshan sir, you want to say something? Yeah. सौरभ, जीतू के लिए मेरा आंसर है कि मैं उसको काफी बार देखा. मैंने इंग्लैंड में भी मैच में भी, इवन काफी मैच में भी हम लोग फ्रेंडली मैच भी खेल रहे थे, तो जीतू का मैंने एक एक्सपीरियंस देखा कि जीतू ने अभी बैटिंग के बारे में बोला, लेकिन बॉलिंग के टाइम पे उसका सिमिलर टाइप का उसका ये रहता है, माइंड थोड़ा उसका
Deepak ji, I think Sulakshan sir has been discontinued. I think we have lost Sulakshan sir's voice as well as video, so I think it's on stall. Desai sir, you had a similar observation on Jitu, what Sulakshan sir was just माइंड में चलता है कि एक बॉल के टाइम 3-3 4-4 जो चीजें चलती है, ये जितू के माइंड में चलता है. इसका मतलब है जितू एक स्टेबल नहीं है कि मेरा माइंड क्या है, ये डालना है तो ये डालना है. एक बार बॉलर ने एक बार डिसाइड किया कि मुझे क्या डालना है तो डालना है, उस पे ये नहीं. लेकिन क्या होता है कि उसमें आपकी एक्यूरेसी इधर उधर भटक जाती है और फिर वो बॉल खराब होता है. और ये मैंने ऑब्जर्व किया, पूरे वर्ल्ड कप में भी ऑब्जर्व किया कि काफी कुछ चेंजेस लास्ट मोमेंट में करता है और वो लास्ट मोमेंट में चेंजेस होने की वजह से कुछ डिफरेंट अपने को रिजल्ट आता है. सिमिलरली बैटिंग में भी है, बैटिंग में भी बहुत सारे विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं कि क्या करूं, मारूं, डिफेंस करूं, सिंगल निकालूं, 6 मारूं. तो इतना सब विचार आने के बजाय अगर शांत रहे, रिलैक्स रहे, फोकस करे कि मेरे को जो चीज करना है वही करना है. अब बॉलर्स के लिए क्या है, आपको रिलीज करना है, तब तक आपका दिमाग प्रॉपर रहना चाहिए. वैसे बैट्समैन को भी आप बॉलर ने रिलीज करने के बाद आपको डिसाइड करना है, आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो. तो मुझे लगता है कि जीतू के लिए आंसर है. Over to you, sir. मैं सुलक्षण सर उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे प्लेयर जो मल्टी टैलेंटेड प्लेयर होता है जीतू जैसा, यानी वो बहुत बढ़िया फील्डर है, बहुत बढ़िया बैट्समैन भी है, बहुत बढ़िया बॉलर भी है, और उसका थॉट प्रोसेस कंटिन्यूस उसके माइंड में कुछ चलता रहा. ओवर थिंकर है, आई थिंक ही इज अ ओवर थिंकर. तो ये ओवर थिंकिंग समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि वो शॉट्स खेलने के लिए फिर वो उसका माइंड डबल हो जाता है कि ये शॉट्स खेलना है, वो यानी वो प्री डिटरमाइन खेलता है. तो बैटिंग में तो प्री डिटरमाइन अलाउ ही नहीं है. बॉलर क्या बॉल डालने वाला है, यू कांट प्रिडिक्ट इट. जैसा बॉल आना है वो उसके मेरिट पे आपको ये करना है, और जो मॉडिफाई करते हैं शॉट उसके लिए तो आप बता सकते हो उसको. तो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कि जो ऐसे ओवर थिंकर है उनके लिए कुछ आप बताएंगे कि कुछ टिप्स चाहिए उनके कि ओवर थिंकिंग कम होना चाहिए, एक्चुअली बैट्समैन का माइंड कूल होना. यस, इसमें मैं इनको ऐसे टाइप के लोगों को मैं बोलूंगा कि इनकी एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहती है. जब एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहती है तो हम बहुत सोचते हैं ये क्या होगा, वैसा क्या होगा. तो इसके लिए रिलैक्स रहना, कूल माइंड रहना, या बॉलिंग डालने के वक्त या बैटिंग को खड़े रहते वक्त हम लोग स्टांस में थोड़ा डीप ब्रीथ करेंगे. आप 1-2 बार अगर डीप ब्रीथ करके अगर हम लोग स्टार्ट लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट लेंगे बॉलिंग को या बैटिंग के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, तो लगता है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा. ये सब एंजाइटी का ये है, बहुत एंजाइटी लेवल हाई है जीतू की. तो जीतू ने थोड़ा कूल डाउन करना चाहिए. मेडिटेशन, योगा, ये इसको काफी फायदा हो सकता है. चलो. Unfortunately, Saurav's line has got disconnected. So, if you don't mind, I'll take over while Saurav rejoins us. Yeah. Okay. So, Prasad sir, एक question आपके लिए है from Ranjit, and he says, how is today's generation player? Whose question? Ranjit is Ranjit Deshmukh. Ranjit Deshmukh. Yeah. Okay. So he's asking a question about today's generation's player, and they should, how they should avoid instant fame, and try to concentrate about game rather than, getting fame and name and those kind of things. So how they should. This is again correlated to the previous question and answer fair. It is all about your mind and your mental toughness. If your mind is not steady, even while batting or bowling, that means you are not applying your mind and you're mentally getting wavered. The same thing is there about fame and handling fame. We have two great stories in our Indian cricket, which everybody is aware. Without naming them, I would tell the person who kept his head cool and calm during his success, saw it all. Other was more talented. And company also matters. You have to choose your right company when you are raising your baton high.
So you should choose your friends correctly and even your cricketing friends correctly, because many a times your cricketing friends itself take you away from your goal and divert you away from your focus. So choosing people and being mentally strong helps. It's not that when you get a lakh of rupees, you go and buy a fancy watch for yourself. I read an interesting article somewhere, a 5 lakh rupee watch and a 5,000 rupee watch, it gives you the same time. So how do you handle your success is very much mental and the strength of your mind. Thank you. Thank you, sir. Sir, next question, Brijesh sir, आपके लिए है. And Brijesh, this question Yeah. is from Sanjay Bhairav, and he's asking you that how can those players who are not part of playing 11 contribute to team's success? See, first of all, be it 11 or be it 15 or be it 20, everybody is an integral part of the team. So it's not necessary that the reserve players, obviously they play a huge role in the team's success, and in fact they play a much larger role because they are the ones who can actually boost up a cricketer's morale. If the guy who's in the playing 11, he's had a bad session, maybe he's been hit, a bowler might be hit all around the park, or a batsman may have got out early or cheaply. So these guys need to actually go up to him, speak to him, try to get him back in the positive frame of mind, so that next time when he steps out again, he's got that thing back of his mind. Yeah, okay, that was a bad day and a bad session. I'll put it behind me and I look forward. So the reserve players basically play a very important role in the entire setup. Obviously, they are not a part of the playing 11 because the team management must have felt that due to due to certain conditions, they are not, they didn't get selected. But that doesn't mean their role is not important. I mean, they also, very much part of the game, and I think that it's their job to basically get the the morale high when the team is not doing well. These guys need to get the morale high. So reserve players, yeah, they play a very important role. That's what I feel. Yeah, thanks. Sulakshan sir, I will extend that question to you, sir. And specifically, sir, जब हम इंग्लैंड में थे, हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग थी, सर. तो उस समय में सर आपने जो बेंच पे भी जो इतने अच्छे प्लेयर्स थे, उनको कैसे हैंडल कर पाए? बिकॉज एवरीबडी वुड वांट टू प्ले इन प्लेइंग 11, बट देन हाउ डू यू इंश्योर दैट दे आर स्टिल मोटिवेटेड एंड फील पार्ट ऑफ प्लेइंग 11? मेरे लिए उस टीम में बहुत इजी था सबको ये करने के लिए, हैंडल करने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि शायद टीम क्या होने वाली है, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है. मैच के पहले भी पता था सब प्लेयर्स को कि शायद ये कॉम्बिनेशन खेलने वाला है. बेसिकली ये कॉम्बिनेशन में मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं टीम में हूँ नहीं, मिलेगा मुझे चांस, मिलेगा शायद नहीं मिल सकता है. तो ये बहुत लोगों को पता था. उसके बावजूद हमारा जो एटमॉस्फेयर था, हमारा बॉन्डिंग था, जैसे ब्रिजेश ने बहुत अच्छा पॉइंट अभी बताया कि टीम बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है. टीम जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए, चैंपियनशिप जीतने के लिए आपका ड्रेसिंग रूम माहौल अच्छा होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्रिजेश ने ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि वहां पे निगेटिविटी लेके चलना बिल्कुल ये नहीं है. निगेटिविटी ड्रेसिंग रूम में यानी आपका रिजल्ट निगेटिव आ सकता है. इसके लिए वहां पे ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर राइट होना बहुत जरूरी है. उसमें ये सारे प्लेयर जो थे, इनको कभी भी लगा नहीं, इवन हम लोग इंग्लैंड में 20 प्लेयर थे, 16+4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे, उसके बावजूद किसी को भी कभी भी कुछ लगा नहीं कि मैं टीम के बाहर हूं, मेरा रोल ऐसा है. एक मुझे याद है कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था और उसमें प्रसाद सर का बहुत बड़ा रोल था. हम लोग को सेमीफाइनल मैच होने के बाद हमारे एक विकेट कीपर इंजर्ड हुआ. पाकिस्तान मैच के बाद एक विकेट कीपर इंजर्ड हुआ और वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट के बाहर गया. जब हमने रिक्वेस्ट किया, मैंने प्रसाद सर और विनोद देशपांडे सर इनसे रिक्वेस्ट किया कि कैन वी गेट अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस विकेट कीपर, तो उन्होंने अपना गुड ऑफिस यूज करके एक रिप्लेसमेंट हमको मिला जो 16 में भी नहीं था, जो बाहर था, टीम के बाहर था, लेकिन वो 20 में था, सनी गोयत करके. एंड सनी गोयत आने के बाद वो सीधा फाइनल खेला. सीधा फाइनल खेलना
और उस जब वो जो लड़का ड्रॉप था फाइनल के लिए, उस लड़के को भी लगना कि यार मैं ड्रॉप हूं, मैं सेमीफाइनल तक खेल चुका हूं, लेकिन मैं फाइनल में बाहर हूं, और इसके लिए तो उसको भी पता था कि मैं बाहर बैठने वाला हूं और ये लड़का खेलेगा तो इसका रोल क्या होगा। तो इतनी ब्रिलियंट बॉन्डिंग थी हमारी टीम में। सो वो लड़का खेला, उसने ग्रेट रोल प्ले किया, जिस रोल के लिए उसको लिया था उसने रोल परफेक्ट प्ले किया और हम लोग मैच जीते। तो इसके लिए जो रिजर्व वाले हैं, ये रिजर्व वाले कभी भी किसी को लगता नहीं कि यस मैं टीम में नहीं बैठा हूं तो मुझे क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में कैप्टन भी रिजर्व में रहे हैं, जो उनके कंट्री के कैप्टन भी है वो भी रिजर्व में रहे। तो कैप्टन भी, जो इंटरनेशनल टीम का जो कैप्टन होता है वो भी बाहर बैठा है, उसने भी पानी पिलाया है। ऑस्ट्रेलिया का किम ह्यूज था जो 12th में था, तो उसने भी पानी पिलाया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिजर्व में उनका रोल कम है, क्योंकि आज बाहर बैठे तो कल भी खेल सकते हैं। सो ये रिजर्व का स्टोरी है। ओवर टू यू दीपक। Thank you, sir. Sir, I will extend that same question again to Desai sir. Sir, Desai sir has a unique, how would I say, उनका talent है, talent को खोजना, and then he is, very candid Hello? about his fit. Hello. हाँ, and Prasad sir is very candid about his opinion about the talent, so he will not sugarcoat anything. And there is one question which is to Prasad sir, and it kind of extension to this whole conversation we are having about role of reserve players. Your players are asking कि selection process. This is not related to selection process, but it is kind of hinting towards that. तो उसने question ये पूछा है कि देसाई सर की दिल की धड़कन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। मेरे घर पे आके सब्जी थोड़ी देने को बोलेंगे। दूसरा कर क्या सकते हो तुम? लॉकडाउन में वो भी स्कोप नहीं है। वो भी नहीं, मांग रहा हूँ कि मेरे घर पे आके 2 बॉटल भेज देना है। परफॉर्म करो, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है तुम लोगों को। सौरभ जी सॉरी, मैं ऑफलाइन हुआ था, अभी ऑनलाइन हूँ। ओके, तो बिल्कुल जायज बात है ना मसूद जी। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जो परफॉर्म करेगा तो आगे आएगा, जो नहीं करेगा तो जरूरी बात है उसको या तो सब्जी बेचना पड़ेगा और या बाहर होगा टीम से। करेक्ट है ना? और क्या जवाब दूं? तो आई थिंक सर आपने लास्ट टाइम भी ये बात बहुत अच्छी तरह पुट की थी कि आप जब प्लेयर को सिलेक्ट करते हो तब क्या क्या चीजें देखते हो आप। तो आई थिंक वन ऑफ द पॉइंट व्हिच यू हैड मेड लास्ट टाइम कि आप टीम स्पिरिट देखते हो प्लेयर में। मैं उसका इन्वॉल्वमेंट विद द टीम देखता हूँ, एंड हाउ इज ही एज अ टीम मैन देखता हूँ। एंड this is a team game, so there are many players who performed only for their personal gains, and a player who scores a boundary and he looks at the selectors, वो पहले ही मेरे बैड बुक्स में चला जाए। और जो खुद के लिए खेलता है, खुद के लिए क्रिकेट खेलता है, उसको कोई जगह नहीं है। ऑब्वियसली टैलेंट होता है, और ये टीम में सेल्फलेसनेस होना चाहिए। जब तुम्हारे सपोर्ट स्टाफ, तुम्हारे ऑफिस वाले, जैसे मसूद जी भी अपना पहली बात में बोल चुके थे कि मैं खुद देखता हूं और जो परफॉर्म करता है उसी को मैं ले लेता हूं 30 में। तो वही चीज है, इसीलिए अफगानिस्तान क्रिकेट भी अच्छा कर रहा है। बाय गॉड्स ग्रेस अपना क्रिकेट भी अच्छा करेगा, क्योंकि हम जो सिलेक्टर्स है या जो भी अपने सिस्टम है उसमें परफॉर्मर्स को ही जगह है। या मेरा रिलेटिव है या मेरा चाहता लड़का है इसलिए वो टीम में खेलेगा, वो कभी नहीं होगा जब तक हम है। So you have to perform. That's it. Absolutely, sir. Sir, thank you about that. Sir, और एक question है, and sir, I'll put this again to you, sir, प्रसाद sir. ये प्रहलाद कुमार से क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है कि सर जब बॉलर के ऊपर बैट्समैन हावी होने लगता है और जब छक्के चौके जोड़ने लग जाता है तो बॉलर ने क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, और क्या बॉल फेंके या विकेट ले? वो आस्कार है कि रन्स बचाए या फिर एग्रेसिव विकेट लेने के पीछे। इसको कहते हैं आउटविटिंग द बैट्समैन। अगर आप लूज बॉल डालते हो तो वो छक्के चौके मारेगा, अच्छे बॉल को कोई
बैट्समैन बड़ी लेवल का होना चाहिए जो कन्वर्ट करके मारता है। तो पहली बात तो जब बैट्समैन क्रीज पे स्ट्राइक लेता है या जब चल के आता है, तभी बॉलर की नैक होनी चाहिए कि उसको कैसे पहचान ले। अगर उसका हाथ राइट हैंडर है और राइट हैंड बॉटम में पकड़ता है ज्यादा, तो कट पुल अच्छा मारेगा। और जो बैट्समैन हैंडल के ऊपर पकड़ता है तो वो ऊपर से ज्यादा मारेगा, उसको हाफ वॉलीज ज्यादा मारेगा। उसको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रखेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो नीचे पकड़ता है उसको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ भी वो कट पुल मार सकता है, तो उसको लेंथ चेंज करके 3/4 ऊपर डालना है। और अगर बॉल छक्के चौके मारता होगा तो उसका मोमेंटम तोड़ना होगा आपको। एक फ्लो तैयार हो जाता है बैट्समैन का, बिकॉज ही आउटवेटेड यू मेंटली। उसने वो बाजी मार ली है, तो वो बाजी स्लो करके हमारे पास ले आनी चाहिए। थोड़े डॉट्स बॉल डाल के, एक आध मेडन ओवर डाल के, थोड़ा फील्ड चेंज करके, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से फील्ड सेट करके वो रन्स बचाएं, या फिर उसको ऐसी जगह बॉलिंग करे कि इज नॉट अनकंफर्टेबल, उसमें से बाजी अपने पास ले आओ। देन यू हैव टू ओवर पावर इट। दिस इज अ गेम ऑफ चेस। अगर वो ओवर पावर कर रहा है तो अपने पास से कुछ मूव्स करके उसको मोमेंटम तोड़ के उसको अनकंफर्टेबल करके देन यू हैव टू गेट हिम आउट। इफ यू ट्राई टू गेट हिम आउट व्हेन ही इज हिटिंग, यू आर प्लेइंग इन हिज ट्रैप। तो जस्ट मोमेंटम तोड़ के वो बैट्समैन का उसको थोड़ा सा वीक करके देन अटैक हिम। दैट इज व्हाट normally we used to do, and that is what I think works more. Thank you, sir. I think next question, sir, I will put it to Masood, sir. Masood जी, आप खुद physio हो टीम के, and I think you would be able to answer this question much better. This is question around fitness. So इरशाद खान जी है जो हमारे महाराष्ट्र के प्लेयर है, और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी प्लेयर के पास टैलेंट हो और फिटनेस अच्छी नहीं हो, तो क्या टीम में उसकी जगह बन सकती है क्या? जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि पीडी का क्रिकेट है और एक नॉर्मल क्रिकेट है। पीडी क्रिकेट में और नॉर्मल क्रिकेट में फर्क उनके फिटनेस का ये है कि पीडी क्रिकेट में फिटनेस को ज्यादा नहीं देखा जाता है, लेकिन वह उस टाइम तक कि अपने किस प्लेयर को कहाँ पे रखना है, सिर्फ उनका जो लोकेशन है या उनका जो रिप्लेसमेंट है वो चेंज करना है अपने। अगर नॉर्मली हम नॉर्मल क्रिकेट में देखें तो एक फिटनेस का, जिस लड़के का, जिस प्लेयर का फिटनेस सही ना हो तो उसका जगह बहुत ही मुश्किल से बनता है आजकल। क्योंकि आजकल क्रिकेट में कहते हैं कि 3-in-1 का मतलब यह है कि आप बॉलर भी हो, एक अच्छे से फील्डर हो और बैट्समैन भी हो। अच्छे से फील्डर होने के लिए फिटनेस लेवल आपका बहुत ही हाई हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि नॉर्मल क्रिकेट में यो टेस्ट है। अगर आप नेशनल लेवल पे खेलोगे, 19 हो, 18 हो या नेशनल टीम हो, अगर आप यो टेस्ट पास नहीं करोगे तो आप अगर सेंचुरी भी मारोगे तो आपके टीम में जगह नहीं बनता। अफगानिस्तान में ऐसे ही होता है। अगर आपने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, चाहे आप कैप्टन भी हो, तो बहुत ही मुश्किल होगा कैप्टन के लिए या सीनियर प्लेयर के लिए। सिर्फ इतना होता है कि उसको कहते हैं कि भाई ये गेम के शुरुआत है, आपने यो टेस्ट फिटनेस का जो टेस्ट है वो पास नहीं किया, सो हम आपको टीम में रखेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग का जो कैंप हमारा चल रहा है इसके एंड में आपने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, अपने जो आपकी फिटनेस है उसकी एबिलिटी अपनी हुई, आगे आप फिट नहीं हुए, तो आपकी फिर जगह टीम में नहीं बनती। सो मेरे ख्याल के मुताबिक फिटनेस मेन थिंग है एक क्रिकेटर के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, ताकि उसकी फिटनेस सही हो और वो टीम में फिर खेल सकते हैं। अच्छा मसूद जी, इसी क्वेश्चन को है ना आगे हमारे और एक प्लेयर ने पूछा है, मेहताब अली है ये, और वो कहता है कि मैं लाठी के सहारे खेलता हूँ, तो उसके पास क्रचेज यूज करके खेलता है, तो ऐसे में हाउ कैन ही इम्प्रूव? एक्चुअली क्या है कि आजकल जो दिव्यांग का, मैंने पहले जब मैंने शुरुआत की तो मैंने कहा कि जब हमारा पहला इंटरनेशनल टूर था पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमने
फिजिकल ये पीढ़ी का जो क्रिकेट टीम सेलेक्ट किया था, उसमें बेशतर ऐसे लड़के थे कि उनकी डिसेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी, और जो जिसका डिसेबिलिटी कम था, मतलब 40 के लगभग आसपास था, तो उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया। हाल ये कि उनका जो क्रिकेट था वो जिसकी डिसेबिलिटी ज्यादा थी उससे बेहतर थे, बट हमने ये देखा कि ये डिसेबल क्रिकेट है, सो इसमें डिसेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। बट ये हुआ कि मतलब वहां पे भी आपको मैच भी जीतना है, क्योंकि आप अपने नेशन के, अपने कंट्री के लिए खेलते हो, और अपने जो आपकी कंट्री के डिसेबल टीम है, नेशनल टीम है, सो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसलिए वहां पे आपको जो नेशनल टीम होता है, वहां पे जो डिसेबिलिटी को टच करे और उसकी परफॉर्मेंस या उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो अपने उसी को सेलेक्ट करना है। जो ऐसे कि मतलब वो लकड़ियों से या जो पेडल है वो यूज करते हैं, सो मेरे ख्याल के मुताबिक में डोमेस्टिक में तो वो खेल सकते हैं, बट जो दूसरा क्रिकेट है जिसे हम व्हील चेयर कहते हैं, सो हमने भी एक दो लड़कों को ये कहा हुआ कि आप वेट कर ले, ताकि हम व्हील चेयर का जो क्रिकेट बन रहा है फिर आप उसमें खेल सकोगे। सो मैं ये बेहतर समझता हूँ, ये क्योंकि हर किसी ने अगर गेम खेलना है तो वो इसलिए ताकि हम अपनी जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो टच करके और टीम में ऐसे लड़कों को लेकर आए कि अपना मैच भी खेले और मैच भी जीते और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। Thank you, Masood ji. Sir, next question. I think we are 13 minutes over our 1 hour slot. So, sir, आप लोग चाहोगे और questions लेना या how are things? ले लो. Okay. I don't mind. Okay, sir. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अमित सचदेवा से है, और अमित सचदेवा सर आपसे पूछ रहे हैं कि सर कौन से मैच में सबसे ज्यादा प्रेशर था वर्ल्ड सीरीज में इंडियन टीम के लिए, पहली मैच में, सेमीफाइनल में या फिर फाइनल्स में? नहीं, वैसे प्रेशर तो हर मैच में प्रेशर बोलेगा तो प्रेशर है, नहीं ये तो नहीं है, हर मैच में होता है। लेकिन उसमें देखेगा तो एक टीम का अगर देखा जाएगा तो हर मैच में है, सेमीफाइनल में भी था। लेकिन एक इंग्लैंड की टीम एक लगी कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत हाई थी, उनकी डिसेबिलिटी की जो क्राइटेरिया थी वो भी बहुत लो थी। इंग्लैंड की टीम की डिसेबिलिटी क्राइटेरिया थी 15%, तो इंडियन टीम का 40%। ये मार्जिन भी बहुत बड़ा था, उनका फिटनेस लेवल, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, ये सब देख के मुझे लगा कि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन हम लोग का जो स्किल लेवल था एंड मेंटली हमारे बच्चे इतने टफ थे कि हमने स्किल और मेंटल टफनेस की वजह से हम लोग को डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया भी तोड़ दिया, और वो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया हमने उल्टा कर दिया कि इंडिया का 15% और इंग्लैंड का 40%। तो मुझे लगता है कि ये काफी स्किल लेवल बहुत हाई था। एंड बच्चे बेसिकली जो टीम थी अपनी, कोई भी अपनी इंडिया, अफगानिस्तान, ये सारी टीम इतने हाईली टैलेंटेड है, ये हंग्री भी है, जीतने के लिए हंग्री है, डेस्परेट है। और मैंने ऑब्जर्व किया इंग्लैंड टूर पे, जो अपनी जो टीम थी वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि बस हम लोग जीतेंगे, बस हमको कोई हरा नहीं सकते। ये जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I think most of the other questions are personal questions. So I'm just appealing to all the players कि जब सवाल पूछो ना तब individual skill के बारे में ना पूछे, क्योंकि this is not a individual talent improvement program, बल्कि game के बारे में पूछे. It could be around rules of the games or match situations या फिर team situations. या certain conditions, individual coaching के sessions नहीं है. So that's my request to all the viewers who are online. Sir, with that we have closed most of our questions. Brijesh, I will put you online right now, and if you can help us to share some good thoughts for players for the week, what they could do while during lockdown, or what they can do to improve themselves.
basically this period has actually been, you know, quite enlightenment. I mean, it's quite enlightening for me. For me also, on my personal front, you know, I've, apart from you know, like I started doing, you know, my sketching, which I had, you know, stopped years back. I mean, but since now we have the time, you know, you should indulge yourself in something which you have not been doing it for a very long time. Be it, you know, whatever, listening to music, reading. It doesn't have to be, you know, cricket all the time. You know, apart from that, you know, do something which could, you know, ease your mind. You know, just like kind of, you know, get your stress off. Like you can read something, you can, you know, watch something apart from sports. You know, you can, you know, maybe write something, kind of a blog. You know, your thoughts, basically just pen it down. You know, so end of the day, maybe down the line, when you go back to your normal life, you can always reflect back and, you know, see the things that you have done. And maybe, you know, and fortunate, and the good thing is that if you can take it forward also in the long run. Basically, this lockdown period is, you know, trying to understand yourself. You know, what are your weaknesses, what are your strengths, and just generally think over it. Because I mean, you don't want to get this time again. You know, maybe a few months down the line, everybody would be back in, you know, doing what they were doing earlier. The stressful life would come back. So right now, if you have that free time, you know, spend time with your family, do things that you would, you know, you don't get a chance to earlier, and that's it. I mean, just basically, you know, try to do something constructive. थैंक्स ब्रिजेश। मसूद जी, आपने हाल ही में काफी सारे वीडियोस रिलीज किए थे फॉर फिटनेस व्हाइल दे आर एट होम, तो how are your boys in Afghanistan taking them, and you know, आपके recommendations क्या है to keep up with their fitness जब अब लोग घर पे हो? जी, एक्चुअली कैसे ये है कि जैसे कि आपको भी पता है और मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने 19 के साथ भी एज अ ट्रेनर गया था। मैंने इंडिया से और मैं पाकिस्तान से, यूके से भी मैंने ट्रेनिंग का जो कोर्स है SNC स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, वो किया हुआ है। सो यहाँ पे जो हमारे नेशनल टीम के 19 के, 18 के या डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर थे वो घर में थे। उन्होंने अक्सर ये मैसेज करना था कि भाई हम यहाँ पे घर में हैं, लॉकडाउन है, यहाँ पे ना कोई जिम फैसिलिटी है, ना अकेडमीज हैं, तो हमें क्या करना है। तो उनके लिए फिर मैंने अक्सर जितने भी घर में नॉर्मल मतलब वो में तो ना जिम होता है, ना डंबल होते हैं, ना कोई और एक्टिविटी होती है, उसके लिए डिफरेंट उनके जो ड्रिल्स है, TRX कहते हैं, मतलब एक आला होता है, वो बन जाता है। उस पे आपकी जो नॉर्मल बॉडी के जितने भी एक्सरसाइज है जो आप जिम में करते हो वो उसी से हो जाते हैं। या दूसरी एक छोटी सी मशीन है, उस दिन मैंने जो वीडियो अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने उन सबको बताया था। कोर स्टेबिलिटी जो मेन चीज, कोर स्टेबिलिटी वो घर में की जाते हैं। और साथ में जो स्ट्रेचेस होती है, इसलिए कि अगर एक लड़का, एक प्लेयर मोर देन 1 वीक अगर वो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ना करे तो उनके मसल जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। और फिर अचानक अगर वो कोई मूवमेंट कर ले, मतलब कोई गेम खेले या कोई कुछ और कर ले, तो हो सकता है वो इंजरी के साथ फेस होता है इंजरी। तो उसके लिए घर में तो नॉर्मल जो एथलीट्स होते हैं उनके साथ फैसिलिटीज जो होती है, जो घर में अपना एक्टिविटी कर ले, तो उसके लिए डिफरेंट ड्रिल्स होते हैं जो घर में किए जाते हैं। वो तो मैं अपने जो हमारे लड़के यहाँ पे हमारे अपने उनका अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ग्रुप है, एक प्लेयर्स है और उनमें सारे ऑफिशियल्स है, उनके लिए मैं फिर अपलोड कराता हूँ, फिर वो अब आगे वो कर लेते। इंटरनेशनली अगर मैं आपको ये कह दो कि जो हमारे डिसेबल प्लेयर हैं वो भी अपने घर में उन्होंने या TRX या रबड़ बैंड या वगैरह वगैरह अपने साथ रखे हुए हैं। मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में वो इतनी एक्टिविटी करते हैं ताकि वो अपना ये महसूस करे कि भाई हम अभी तक अपने गेम के साथ टच में हैं। सो ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना फिजिकल एक्टिविटी ना कर ले, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती हैं, फिर बहुत बोर हो जाते हैं। अगर अचानक ये गेम पे चले जाए या मतलब कोई फिजिकल हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर ले, तो उनके लिए फिर ये थोड़ा कुछ मुश्किल होगा। अगर वो नॉर्मल अपना जो रूटीन होता है या मतलब अपना जो प्रैक्टिस होता है या जो फिजिकल एक्टिविटी का, इनके साथ टच में रहना इनके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू मसूद जी।
So thank you everybody. I think today आज का session बहुत ही knowledgeable था. I hope boys also have enjoyed it watching this whole episode. So with this, I will sign off today's episode. Thank you everybody. Prasad sir, thank Thanks you. a lot. Thank you, Deepak ji. Thank you. Thank you, Masood ji. Thank you, Sulu sir. Thank you, Brijesh. And Thanks a lot. yeah. And boys, we will see you again next week. Thanks once again, Masood ji. Good to have you on with our AICPSC, and we are really honored that you graced this occasion. Hello. Yeah. Thank you, Masood ji. Thank you. Thank you so much. Thank you. Or thank you for being a part of AICPSC discussion, and thank you for gracing this occasion. Thank you so much. Thank you. Thank you.